नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, करंट अफेयर के सीरीज में हम लोग जो है पर डे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आप लोगों से क्षमा है कि जो है वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन अब स्वास्थ्य ठीक हो गया है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हमने कई सारे क्वेश्चन को लिया है, जैसे भी यूपी के नए शिक्षा अध्यक्ष कौन बनाए गए, सेवा उत्तर प्रदेश का जो कमीशन है, शिक्षा कमीशन है, उसके अध्यक्ष कौन कौन बनाए गए हैं, तो कब इसका गठन किया गया है, और भी तमाम सारी खबरें हैं। तो देखते हैं हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जारी किया गया विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की शीर्ष 1% आबादी कि इनकम देश की कुल आबादी की आय का कितना प्रतिशत है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 इन द इनकम ऑफ द top 1% population of India is that percentage of in the income of the total population of the country। तो पूरे भारत में शीर्ष उच्च यानी जो शीर्ष 1% आबादी है, उसके पास देश की कुल आबादी का, कुल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत इनकम है। भाई देखेंगे तो 22.6% है, 40% है, 58% है, 15% है। कितना परसेंट है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जो ये देश की 1% शीर्ष आबादी है, इसमें कुल कितना है? 40%। कितना है? 40%। अब इस 40% ध्यान रखिएगा, ये 1% आबादी के पास है, जबकि ये जो 58% का जो आंकड़ा है, 58% का जो आंकड़ा है, ये हमारा ध्यान रखिएगा, ये टॉप के 40 लोगों के परसेंट है। और इसके अलावा जो 15% है, ये नीचे के 50% लोगों के पास देश की टोटल इनकम है 15%। तो इसका आंकड़ा ध्यान रखिएगा, क्या कुछ खास है इसके बारे में हम देख सकते हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 को वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने कब जारी किया है? दिसंबर 2025 में जारी किया है। ठीक है, और यह रिपोर्ट क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा बनाई जाती है या उसके सहयोग से बनी है। ठीक है, इस विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 जो है ये 2025 में जारी किया गया है। और ये कौन सा संस्करण है? तो ध्यान रखिएगा, ये तीसरा संस्करण है। ठीक है, तीसरा संस्करण है। इसके अतिरिक्त ये 2018 और 2022 में जारी की जा चुकी है। किसमें? 2018 और 2022 में ऐसी रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। तो भारत की स्थिति ध्यान रखिएगा, विश्व असमानता रिपोर्ट में भारत आय असमानता में विश्व में सबसे अधिक है। भाई ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आय की जो असमानता है भारत में विश्व में सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो शीर्ष 10 लोगों के पास, ठीक है, शीर्ष 10% आय अर्जित करने वाले लोगों के पास कुल राष्ट्रीय आय का, कुल नेशनल इनकम का कितना है? 58% है। 58% है, जबकि निचले 50% लोगों के पास कितना है? केवल 15% इनकम प्राप्त है। तो ध्यान रखिएगा कि 1% आबादी के पास, ये देख सकते हैं कि 1% आबादी, वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार 1% आबादी के पास कितना इनकम है? तो वो है टोटल 40% है। कितना है? 40% है। जबकि वहीं पे हमने देखा शीर्ष 10% 10% आबादी के पास कितना इनकम है? टोटल 58% है। और 50% लोगों के पास कितना इनकम है? तो ध्यान रखिएगा, वो जो इनकम है वो 15% है। तो इस आंकड़ा बहुत अपने आप में कुछ बताता है गरीबी और अमीरी को लेके। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि कितना परसेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2025 में निम्न में से किसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। रिसेंटली यूनेस्को
recently UNESCO included which of the following in the intangible cultural heritage list in the year 2025। तो 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किसको शामिल किया गया है? कुंभ मेला को शामिल किया गया है, या योगा को शामिल किया गया है, होली को शामिल किया गया है, या फिर दीपावली को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो अमूर्त यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची है, इसमें भारत के कुल 16 स्थल शामिल हैं। कितने स्थल शामिल हैं? तो भारत के कुल 16 प्लेस शामिल है इस सूची में, इस लिस्ट में। और 2025 में किसको शामिल किया गया है? तो 2025 में दीपावली को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, किसको शामिल किया गया है 2025 में? तो दीपावली को शामिल किया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ खास है इसके बारे में। तो यूनेस्को दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। भाई कब? 2025 में, दिसंबर 2025 में शामिल किया गया है। यह फैसला यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर इंटेंजिबल हेरिटेज की 20वीं बैठक में हुई है। ठीक है, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत लिस्ट है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है, इसके संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का आयोजन, यानी इसकी मेजबानी किसने किया है? भारत ने किया है। कहाँ पे किया गया है? दिल्ली में किया गया है। और कब किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये देखिए, ये किया गया है अभी दिसंबर में ही किया गया है, 8 से 13 दिसंबर के बीच हुआ है। ठीक है, आयोजन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और भी क्या कुछ शामिल है? हमने बताया था कि इसमें कुल भारत के टोटल 16 स्थल हैं, जो 16 धरोहर हैं। ठीक है, जिसे क्या है? यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से वो 16 हैं? तो ध्यान रखिएगा, कुट्टियाम ये सांस्कृतिक थिएटर है। कहाँ का है ये? केरल का है। सबसे पहले इसको शामिल किया गया था, कुट्टियाम को 2008 में शामिल किया गया था। इसके अलावा वैदिक जप की जो परंपरा है, वैदिक मंत्रों का पाठ किया जाता है, ये पूरे भारतवर्ष में है। इसको भी 2008 में जो है शामिल किया गया था। रामलीला को, ठीक है, रामलीला पूरे भारतवर्ष में, खास करके उत्तर भारत में ज्यादा मनाया जाता है, तो इसको भी 2008 में शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, रमण ये उत्तराखंड का है। ठीक है, ये धार्मिक उत्सव होता है, इसको भी शामिल किया गया। कब शामिल किया गया है? तो 2009 में शामिल किया गया है। छऊ नृत्य ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी भारत में ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो इसको भी कब? 2010 में शामिल किया गया है। छऊ नृत्य पूर्वी भारत में ज्यादा चलता है। ठीक है, कालबेलिया राजस्थान का एक लोक नृत्य है, गीत है और नृत्य दोनों है। ठीक है, कहाँ का है ये? राजस्थान का है। तो इसको भी कब? 2010 में शामिल किया गया। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, मुदियट्टू केरल का एक अनुष्ठान थिएटर है, ये कब भी शामिल किया गया? तो ये 2010 में शामिल किया गया है। ठीक है, कब? 2010 में। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो आपका उत्तराखंड का धार्मिक उत्सव है, इसे 2009 में, बाकी इन तीनों को 2008 में, और इसको वह कब? 2010 में शामिल किया गया। इसके अलावा और कौन कौन से स्थल हैं? संकीर्तन ये मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन और नृत्य है, इसे 2013 में शामिल किया गया था। ठठेरों की कला और पीतल तांबे बर्तन बनाने की जो कारीगरी होती है, वो पंजाब के लिए फेमस है, तो इसको 2014 में शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, 2014 में। और योग ध्यान रखिएगा, योग को कब शामिल किया गया था? ठीक है, योगा को ये 2016 में शामिल किया गया था। नवरोज जो है पारसियों का एक त्योहार होता है। ठीक है, और ये इसको भी 2016 में शामिल किया गया। प्रयागराज का जो कुंभ मेला है, ठीक है, कुंभ मेला वैसे 4 स्थानों पे लगता है, लेकिन जो प्रयागराज का कुंभ मेला है, इसको कब शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसको शामिल किया गया है 2017 में। कब शामिल किया गया है? 2017 में। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, दुर्गा पूजा को कब शामिल किया गया है? ये कोलकाता में जो दुर्गा पूजा फेमस है, इसको शामिल किया गया कब? 2021 में। इसके अलावा गणपति उत्सव महाराष्ट्र का 2023 में शामिल किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र का जो गणपति उत्सव है 2023 में शामिल किया गया है। शिल्प कला और जैसे पश्मीना लकड़ी का जो काम होता है, ठीक है,
पश्मीना का शॉल बनता है, ये भी क्या है, यूनेस्को की सूची में शामिल है। और कब शामिल किया गया है, ये 2024 में शामिल किया गया। और अभी दीपावली जो पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, इसको कब शामिल किया गया है, तो ये 2025 में, दिसंबर 2025 में शामिल किया गया है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सांस्कृतिक सूची में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दुनिया में पहली बार किस देश ने कितने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? वो कौन सा देश है? रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड विच कंट्री बैंड सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन बिलो द 16 ईयर एज। तो जो 16 वर्ष की एज है उस पे जो है सोशल मीडिया पे बैन पूरी तरीके से कौन सा देश लगा दिया भाई? कौन सा देश ऐसा है जो सोशल मीडिया पे बैन लगाने वाला देश है? तो ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया पे कौन सा देश बैन लगाया? स्वीडन लगाया, ऑस्ट्रेलिया लगाया, फ्रांस ने लगाया है या जापान ने लगाया है? तो ध्यान रखिएगा, इन सभी देशों ने कुछ ना कुछ बैन लगाया है सोशल मीडिया पे बच्चों के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने पूरी तरीके से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ट्विटर है, ये सभी चीजों के लिए इन्होंने बैन कर दिया है कि 16 साल के जो बच्चे हैं, 16 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पूरी तरीके से बैन कर दिया। जबकि स्वीडन की बात करेंगे तो ये बच्चों के लिए एक टाइम बताया है कि कितना घंटा सोशल मीडिया यूज करना चाहिए, तो इनका वॉचिंग टाइम रखा है। बाकी जापान, फ्रांस ऐसे जो देश हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है कि जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो स्कूल में फोन ले जाने के लिए भी बैन किया है इन देशों ने। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पूरी तरीके से बैन किसने किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दिसंबर 2025 में विश्व का पहला कठोर कानून लागू किया है भाई। ठीक है, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे क्या, जैसे टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, इसके अलावा ट्विटर, तो ये सभी चीजें प्रतिबंधित है। ठीक है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है ऑस्ट्रेलिया सरकार ने। यह कदम क्या है, इसके मानसिक स्वास्थ्य संकट और साइबर बुलिंग जैसे अत्यधिक स्क्रीन टाइम जैसी समस्याओं से निपटने के लिए उठाया गया है भाई। तो यह कानून, यानी जो कानून है, इसके उल्लंघन पर कितना 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर वैसे देखें तो 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, जुर्माना लग सकता है अगर इसको फॉलो अप नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं ऐसा कानून हमारे भारत देश में भी होना चाहिए। चलिए, तो इसके अतिरिक्त अन्य जो देश हैं, जैसे कौन कौन, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ठीक है, इटली, इसके अलावा कौन, नीदरलैंड, ब्राजील और इजराइल। वाह भाई, इजराइल में भी हो गया है। ठीक है, इजराइल में बच्चों के लिए स्कूल और सोशल मीडिया पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर क्या है, प्रतिबंध है, सख्त नियम, बहुत कड़ा नियम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है, एंथनी अल्बानीज है, यही एंथनी अल्बानीज है। ठीक है, और मुद्रा यहाँ की क्या है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। तो ध्यान रखिएगा, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कौन कौन सी चीजें, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, और भी कई सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस बैंक ने बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया प्रशांत श्रेणी में भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता? तो कौन सा बैंक है? विच बैंक रिसेंटली ऑन द बेस्ट बैंक इन इंडिया अवार्ड इन द एशिया पैसिफिक कैटेगरी एट द बैंक ऑफ ईयर अवार्ड 2025। कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक,
आईसीआईसीआई बैंक। तो कौन सा बैंक है जिसने ये अवार्ड जीता है पूरे इंडिया में? तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को बैंकर मैगजीन के द्वारा क्या है 2025 में एशिया पैसिफिक के बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड भारत में जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है? भौतिक और डिजिटल सेवाओं के संयोजन वाली जो डिजिटल सुविधा उपलब्ध किया है या डिजिटल सुविधाओं का विस्तार करके ये ग्राहकों का अनुभव, ग्राहकों के जितने भी अनुभव उनको बढ़ावा दिया है। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में इसकी कितनी 184 नई शाखाएं खुली हैं या नई शाखाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे महाराजा सयाजीराव, है ना, गायकवाड़ थे। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बड़ोदरा, गुजरात में है। और इसके सीईओ या प्रबंधक निदेशक कौन है? देवदत्त बंधु है, देवदत्त चंद है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? Who has recently become the new chairman of the Education Service Selection Commission of उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? भाई देखते हैं कौन बनाए गए हैं। प्रशांत कुमार बनाए गए हैं, प्रोफेसर कीर्ति पांडे बनाए गए हैं, या फिर राम सुचत बनाए गए हैं, या फिर डॉक्टर अशोक कुमार को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं प्रशांत कुमार बने हैं। भाई पूर्व डीजीपी हैं, पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार, इनको बनाया गया है। जबकि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है इसकी पहली अध्यक्ष फर्स्ट अध्यक्ष कौन बना? भाई पहली अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, जो पहली अध्यक्ष बनाया गया है वो प्रोफेसर कीर्ति पांडे को बनाया गया है, प्रोफेसर कीर्ति पांडे को बनाया गया है। ठीक है, कीर्ति पांडे अभी इन्होंने सितंबर 2025 में इस्तीफा दिया था। ठीक है, और तब जो है कार्यवाहक जो अध्यक्ष बने थे वो राम सुचत बने थे, तो इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो अभी फाइनली जो अध्यक्ष बने हैं वो प्रशांत कुमार जी बने हैं। ठीक है, क्या कुछ खास है इनके बारे में देखते हैं। पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह आयोग क्या करता है? बेसिक से लेके एडेड स्कूल, माध्यमिक स्कूल, ठीक है, एडेड महाविद्यालय, अल्पसंख्यक कॉलेज और अटल आवासीय विद्यालयों में, ठीक है, शिक्षक की भर्ती के लिए गठित किया गया था। कब गठित किया गया था ये देखते हैं, 2023 में। ठीक है, तो ये है पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार, यूपी के सेवा शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और ये जो पहली अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति शर्मा, ये इनकी पहली अध्यक्ष थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कब गठित किया गया था? 1 अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने नया सेवा शिक्षा आयोग का गठन, ठीक है, यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के गठन की मंजूरी दी थी, जिसमें क्या है, पुराने जितने भी उच्चतर शिक्षा सेवा थे इनको क्या किया गया था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के साथ क्या किया गया था, शामिल किया गया था। और कब? सितंबर 2025 में ये पहली पूर्णकालिक अध्यक्ष बनी थी। कौन बनी थी? कीर्ति पांडे बनी थी, प्रोफेसर कीर्ति पांडे नियुक्त हुई थी। और इसके दूसरे अध्यक्ष अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार जी, पूर्व डीजीपी जो हैं प्रशांत कुमार जी, इसके अभी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।